हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 3 धातु एवं अधातु। पिछले अध्याय 1 में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ चुके हैं। अध्याय 2 में अम्ल एवं क्षार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 धातु एवं अधातु, जो कि मेरे स्वयं द्वारा लिखे हुए नोट्स से आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं धातु, यानी धातु आखिर होती क्या है। चलिए देखिए, जो तत्व चमकदार होते हैं, जिनमें आघात वर्धनीय गुण हो और जिसमें तनन क्षमता अधिक हो और जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक हो, उसे धातु कहते हैं। यानी जो तत्व चमकदार हो, यानी जैसे अपना लोहा हुआ, तांबा हुआ, सोना, चांदी, ये सब धातु में आते हैं क्योंकि ये चमकदार होते हैं। और इनकी तनन क्षमता, अगर हम इनको, जैसे सोने के आभूषण बनते हैं, चांदी के आभूषण बनते हैं, तो सुनार द्वारा उसको पीटा जाता है, खींचा जाता है, यानी तनन क्षमता अधिक हो और जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक हों। यानी कि जो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली, उसमें उसके भी ये सुचालक हों। जैसे अपना लोहा है, लोहे से भी बिजली आ सकती है, लेकिन लोहे की हम तार नहीं बना सकते हैं। तार के लिए हमें तांबा चाहिए होता है। इससे हम बिजली के फिटिंग वाले तार बना सकते हैं। चलिए, आप लोगों को धातु अच्छी तरह समझ में आई होगी। आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये है अपनी धातु। यहाँ आप अच्छी तरह देख सकते हैं, ये है धातु, यानी इंग्लिश में मेटल। चलिए अब धातु को देखते हैं। जो तत्व दिखने में मलिन हो तथा नर्म हो तथा हथौड़े की हल्की सी चोट से टूटकर चूर्ण बन जाए और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हों, तो उसे अधातु कहते हैं। यानी वहाँ धातु थी अपनी, वो चमकदार थी, लेकिन जो अधातु है यह मलिन होती है। तथा और धातु अपनी कठोर थी, लेकिन यहाँ पर अधातु नर्म होती है। अगर हम अधातु पे हथौड़े से कोई चोट मारेंगे तो वह हल्के से ही चोट से टूटकर चूर्ण बन जाएगी। और इसमें जो अपनी विद्युत है, लाइट, साधारण भाषा में अपने यहाँ गांव में लाइट बोलते हैं, लाइट। अगर हम इसको लाइट में लगाएंगे तो इसमें लाइट नहीं आएगी, क्योंकि यह विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ, ये कोयला हुआ, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। यानी अगर हम, आप लोग प्रैक्टिकल करना करना, जो कोयला होता है ना, अपने ये ईंट के भट्टे लगते, उसमें वो कोयला आता है। कोयला अच्छी तरह आपने देखा होगा। उस पे अगर हम हथौड़े की थोड़ी सी भी चोट मारेंगे ना, तो वो चूर्ण बन जाता है, मतलब पूरी तरह टूट जाता है। तो यानी धातु अपनी कठोर थी और ये नर्म होते हैं। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये अपनी धातु चमकदार थी और ये अधातु अपनी मलिन है। यानी ये चमकदार नहीं होती है, मलिन होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, यानी धातुओं के और अधातुओं के दोनों को भौतिक गुणधर्म देखते हैं। अब पहला है धात्विक चमक। यानी धात्विक चमक का मतलब, यानी धातुओं में किसमें चमक है। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, धातुएं चमकदार होती हैं। मैंने अभी आपको बताया यहाँ कि ये धातुएं चमकदार हैं। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। कहाँ से हो गई अधातुएं चमकदार? आप देख रहे हैं कि धातुएं मलिन होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अपवाद, लेकिन भाई इसमें भी अपवाद है।
आप देखना इसको जरूर याद रखना अपवाद को। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, यानी जो आयोडीन है वह है तो अधातु लेकिन वह चमकदार है। चलिए आगे देखते हैं। कठोरता, धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन देखना आप यहाँ, धातुएं होती कठोर हैं लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। जैसे कि अपना, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये हैं तो धातु लेकिन ये मुलायम होती हैं। हम लोग सोचे इसको यही अपनी घर वाली अगर चाकू से भी काटना चाहें तो ये कट जाती हैं। ये अपवाद है। इसको अपवाद को आप लोग विशेष ध्यान देना, क्योंकि जहाँ भी बच्चे परेशान होते हैं अपवाद में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अधातुएं अधिकतर कठोर नहीं होती हैं, यानी धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। लेकिन कार्बन का एक अपर रूप हीरा जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अब देखिए आप, ये है तो अधातु लेकिन प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है वह अधातु ही है। इसलिए इन अपवादों पर आप विशेष ध्यान देना, अपवादों को जरूर देखना और इनको आप अच्छी तरह याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आघात वर्धता, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए धातुएं आघात वर्ध होती हैं। यानी आघात वर्धता का मतलब है जैसे अपन किसी चीज को पीट पीट के, जैसे लोहे को पीट पीट कर कोई भी रूप दे देते हैं, उसी को बोलते हैं आघात वर्धता। अब देखिए, यानी धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है और इसको पीट कर कोई भी रूप भी दिया जा सकता है। अब देखते हैं अधातुएं, जबकि अधातुएं आघात वर्ध नहीं होती हैं। मैंने आपको बताया कि धातुएं आघात वर्ध नहीं होती हैं, क्योंकि अगर अधातुओं पे हम थोड़ी सी भी हथौड़े की चोट मार देंगे तो वह टूट कर चूर्ण बन जाता है। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब विद्युत व ऊष्मा के चालक, यानी जो अपना करंट है, लाइट, इसका आने जाने का कि किस में आती है किस में नहीं आती है। चलिए देखते हैं। अधिकतर धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अब देखते हैं, इसमें भी अपवाद है। मैं आपको हर बार समझा रहा हूँ कि आप लोग अपवाद पर विशेष ध्यान देना। देखिए, अब जबकि धातुएं होती तो हैं विद्युत की सुचालक, लेकिन सीसा, पीबी एवं मरकरी, एच जी कुचालक होते हैं। ये है तो धातुएं लेकिन इसमें करंट नहीं आता है, इसलिए ये विद्युत के कुचालक हैं। चलिए आगे देखते हैं। अपवादों पर को आप विशेष ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। अधिकतर अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। धातुओं में करंट आता है लेकिन उसमें अपवाद है कि सीसा और मरकरी है वह कुचालक है, उसमें करंट नहीं आता है। अब अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। ग्रेफाइट सुचालक होता है। जो अपनी पेंसिल होती है ना, पेंसिल के अंदर वो जिससे हम लिखते हैं वो है ग्रेफाइट। अगर उसको हम करंट में लगाएंगे तो उसमें करंट आएगा, इसलिए वह विद्युत की सुचालक है। इसलिए आप लोग अपवादों पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए अब देखते हैं रूप। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। यानी जो धातुएं हैं, अगर जैसे अपना कमरा है, वहां पर गर्मियों में बहुत ज्यादा हीट टेम्परेचर बढ़ता है, तब भी अपनी जो धातुएं हैं वह ठोस ही अवस्था में रहेंगी। मतलब उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे लोहे की कुर्सी, टेबल कुछ भी रखी है तो उसका परिवर्तन थोड़ी होगा, वो तो जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन इसमें एक अपवाद है। जो मरकरी है, अपना पारा, जिससे अपना बुखार बुखार का नापते हैं डॉक्टर, बोलते हैं कि यहाँ साइड में लगा लो या फिर जिप के नीचे रख लो, वही है, उसी में पारा भरा रहता है। लेकिन पारा जो छोड़ के जो द्रव रूप में पाया जाता है, केवल पारा है जो कमरे के टेम्परेचर में उसके रूप में परिवर्तन आ सकता है।
इसलिए आप इस अब बात का ध्यान रखिएगा विशेष। चलिए अब अधातुएँ देखते हैं। अधातुएँ ठोस या गैस रूप में पाई जाती हैं, बिल्कुल, लेकिन इसमें भी अपवाद है। केवल ब्रोमीन अधातु है जो तरल रूप में पाई जाती है। एक ब्रोमीन अधातु है जो तरल यानी पानी की तरह तरल रूप में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तन्यता, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, बिल्कुल मैंने आपको ऊपर भी समझाया। जो धातु हैं अपनी, उससे तो अपन तार जैसे कोई धातु है तो उसको पीट पीट कर तार भी बना सकते हैं, उसको खींच भी सकते हैं। लेकिन जो अपनी अधातु हैं उनमें तन्यता नहीं होती है। अगर हम उसमें थोड़ी सी भी चोट मार देंगे तो वो टूट के चूर्ण बन जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यानी धातुओं में तन्यता होती है, अधातुओं में तन्यता नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब घनत्व, धातुओं का सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है। यानी कि जो धातुएं हैं अपनी, उनका घनत्व यानी वजन बहुत ज़्यादा होता है। और उनके जैसे अगर हमको लोहे को गर्म करना है, पिघलाना है, तो उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। जब वे 300, 400, 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तब तब जाके वह गलेगा। लेकिन जो अधातुओं का सामान्य घनत्व व गलनांक कम होता है। लेकिन अधातु हैं जो अपनी, उनका वजन बिल्कुल कम होता है धातुओं की तुलना में, और इनका गलनांक भी कम होता है। आपने देखा होगा कि लोहे का वजन करना कभी आप और कभी कोयले का वजन करना, तो लोहे का वजन ज़्यादा होगा। और लोहे को अगर हम गलाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए चाहिए होगा। लेकिन कोयला है जो अपना, वो तो नॉर्मली टेम्परेचर पे आग पकड़ लेगा और गल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है ध्वनिक, धातुएं कठोर सतह पर टकराने से आवाज करती हैं, इसलिए धातुएं ध्वनिक होती हैं। अब समझिए, ध्वनिक का मतलब है आवाज निकालना। अगर हम किसी धातु को, जैसे लोहे की चीज हुई या तांबे की चीज हुई, मतलब कोई भी धातु ले लीजिए आप, अगर हम उसको किसी ठोस ठोस या कठोर चीज से अगर हम उसको ऐसे मारेंगे तो कोई ना कोई आवाज निकलेगी। यानी धातुएं ध्वनिक होती हैं। अब देखते हैं अधातुएं। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। अब देखिए आप, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, क्यों? क्योंकि अगर हम कोयले को किसी भी ठोस चीज या किसी भी चीज में मारेंगे तो वो कोई आवाज नहीं करेंगी। आप चाहें तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अब देखते हैं धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। वे धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। यानी जो अपनी धातुएं हैं, आपने अभी अध्याय 2 में पढ़ा कि जो अपनी धातुएं हैं वो क्षारकीय ऑक्साइड होती हैं, और अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड होती हैं। चलिए अब नंबर 2 देखते हैं। धातुएं तनु HCl से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। यानी कि जब धातुएं तनु HCl से अभिक्रिया करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती हैं, यानी छोड़ देती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अब देखिए अधातुएं। अधातुएं तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि अधातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। यानी कि जो धातु हैं अपनी, वह हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, लेकिन जो अपनी अधातुएं हैं वह अभिक्रिया ही नहीं करती हैं, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता नहीं होती है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। धातुएं उपचायक होती हैं। अधातुएं सॉरी धातुएं अपचायक होती हैं और अधातुएं उपचायक होती हैं। चलिए अब देखते हैं उपधातु। आखिर उपधातु किसे कहते हैं? अब देखिए,
कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। अब देखिए उपधातु, उपधातु का मतलब है कि जिसमें धातु के भी गुण पाए जाएँ और अधातु के भी गुण पाए जाएँ, तो उसे उपधातु कहते हैं। जैसे उदाहरण भी आप देख सकते हैं, आर्सेनिक है और एंटीमनी है, ये दोनों उपधातु हैं क्योंकि इनमें धातुओं के भी गुण हैं और उपधातुओं के भी गुण हैं। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगा। लेकिन इनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। जो आर्सेनिक और एंटीमनी हैं, इनके जो ऑक्साइड हैं वह उभयधर्मी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिश्र धातु, अब वो उपधातु थी, अब देखिए मिश्र धातु। जब दो या दो से अधिक धातु एवं धातु या धातु एवं अधातु के एक साथ मिश्रण होने से जो धातु बनती है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि अगर जैसे लोहा भी धातु है और अपना तांबा भी धातु है, अगर इन दोनों को मिक्स कर देंगे, तो जो पदार्थ बनेगा या तत्व बनेगा या पदार्थ बनेगा, तो उसे हम मिश्र धातु बोलेंगे। और अगर धातु जैसे लोहा है या तांबा है, इसमें अगर कोई अधातु मिला देते हैं और उससे जो प्राप्त होता है, वह भी मिश्र धातु होगी। देखिए आप उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर तांबा प्लस जस्ता जिंक, कॉपर प्लस जिंक, जब इन दोनों को मिक्स किया तो पीतल ब्रास, ये अपन को मिश्र धातु प्राप्त हुई। दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं आप, तांबा कॉपर टिन, इन दोनों को जब मिक्स किया तो हमें कांसा प्राप्त हुआ। कांसा जिसकी ये गुंडी वगैरह हम लेते हैं घर पे, वही ये कांसा। ये तांबा और टिन का मिक्स होता है। अब देखिए, लोहे सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ मिलकर लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। अब देखिए आप यहाँ, लोहा हो गया अपना धातु, एवं कार्बन हो गया धातु। जब इन दोनों का मिश्रण होता है तो लोहा कठोर, यानी बहुत मतलब कठोर का मतलब कि बहुत ज्यादा ही टाइट हैवी हो जाता है और यह प्रबल मजबूत भी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं आयनिक यौगिक। जब विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत शिस्तर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं, तो उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक कुछ ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। जो अपने आयनिक यौगिक हैं, ये ठोस भी होते हैं और कठोर भी होते हैं, लेकिन ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। अब देखिए आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। जो अपने आयनिक यौगिक होते हैं, उनको अगर अपन को गलाना है तो उनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है और क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आयनिक यौगिकों की घुलनशीलता। जो अपने आयनिक यौगिक हैं, आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील होते हैं, यानी जो अपना पानी है, इसमें तो आयनिक यौगिक घुल जाएंगे, लेकिन जो केरोसिन मिट्टी का तेल है व पेट्रोल है, जैसे विलायकों में अविलेय हो जाता है। यानी ये घुलनशील नहीं होता, ये अविलेय हो जाता है। अब देखते हैं आयनिक यौगिकों की वैद्युत चालकता। यानी जो अपने आयनिक यौगिक होते हैं, इनमें जो अपनी करंट है, लाइट है, अगर इसको हम दौड़ाएंगे तो इसकी क्या स्थिति होगी, ये देखते हैं। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं।
अगर आयनिक यौगिक है जैसे, अगर कोई जलीय विलयन है तो उसमें तो वो करंट फ्लो करेगा। और अगर गलत रूप में अगर वो गलत रूप में है तब भी विद्युत का चालन फ्लो करेगा। लेकिन अगर वह ठोस रूप में है तो वह विद्युत का चालन नहीं करेगा। चलिए अब देखते हैं धातुओं एवं अधातुओं के स्रोत। स्रोत का मतलब ये है हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं। यानी जो अपनी धातु एवं अधातु हैं, स्रोत का मतलब है ये हमें प्राप्त आखिर कहाँ से होती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है खनिज। धातुएं एवं अधातुएं पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी कि जो जैसे धातु हुई, अधातु हुई, अगर ये है तो पृथ्वी में कहीं खुदाई में निकल आती है, धातु निकल आती है, अधातु निकल आती है। तो उससे जो निकलते हैं तत्व एवं यौगिक निकलते हैं, उन्हीं को हम खनिज कहते हैं। अब देखते हैं अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं? पृथ्वी में यह वे खनिज हैं जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उन्हें निकालना लाभकारी होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। यानी कि जो अपनी पृथ्वी है, इसमें पहले देखा था आपने खनिज, लेकिन यह भी खनिज के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। और अगर इनकी जैसे कोई खुदाई करेगा, वहां मान के चलिए कि सोना निकले आया, मान के चलिए कि चांदी निकले आई, तो उससे कितना लाभ होगा? तो इनके निकलने से लाभ होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अयस्क का सांद्रण। जैसे कि हमने जैसे कि हमारे पास में कोई सोना निकल आया, ठीक है, या लोहा निकला या चांदी निकली, तो उसका हम सांद्रण कैसे करेंगे? यानी उसको ठीक करने की जो प्रोसेस है उसी को सांद्रण कहते हैं। सबसे पहले अयस्क का सांद्रण। सबसे पहले होगी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, यानी जो उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं उनको, फिर मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, फिर निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। चलिए जो अपनी उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं, ये सबसे पहले गलित धातु का विद्युत अपघटन होगा, उसके बाद में ये शुद्ध धातु बन जाएगी, इसकी प्रोसेस खत्म। अब देखते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। ये हमारी भाई साहब बहुत कठिन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये सल्फाइड अयस्क, जैसे HgS JnS। इसके बाद इसमें दो प्रकार की धातुएं बनती हैं, कार्बोनेट अयस्क ZnCO3। अब इसके बाद में ये सिनाबार वायु। सबसे पहले तो ये सिनाबार वायु के साथ क्रिया करता है और यहाँ पर सीमित वायु होती है। इसके बाद ये भर्जन होता है और यहाँ निष्पादन होता है। इसके बाद ये बनता है धातु का ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड के बनने के बाद फिर होता है धातु में अपचयन। उसके बाद धातु का शोधन होता है। और इसी प्रकार यहाँ निम्न अभिक्रियाशील धातुएं देखते हैं। सबसे पहले सल्फाइड अयस्क होता है, उसके बाद में भर्जन होता है, उसके बाद में धातु, उसके बाद में परिष्करण। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे ये हुआ अपना पिसा हुआ अयस्क। जैसे किसी भी धातु का आप पिसा हुआ अयस्क समझ लीजिए। आप मान के चलिए चुंबक का है, तो अपन इसको यहाँ से डालेंगे तो ये यहाँ से चलता होगा, जो अपनी जो अचुंबकीय पदार्थ है उसको तो अलग कर देगा इस वाले टब में। ये मशीन है अपनी सांद्रण मशीन, तो इसको तो अलग इस टब में कर देगा, लेकिन जो चुंबकीय पदार्थ है उसको ये अलग टब में डालेगा। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। ये अपनी कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ से अयस्क डाला, ये अपनी कन्वर्टर बेल्ट पर आया, तो यहाँ इसने चुंबकीय पदार्थ अलग कर दिया और अचुंबकीय पदार्थ अलग कर दिया, और यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ अलग कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब धातुओं की सक्रियता श्रेणी एवं धातुकरण। जो अपनी धातुएं हैं
उनकी आकर्षकता श्रेणी किस प्रकार है, देखते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, वैद्युत अपघटन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, वह कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती हैं, उनका वैद्युत अपघटन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे देखिए पोटेशियम, सोडियम। अब ये यहाँ मध्य अभिक्रियाशील धातु हैं। अब मध्य अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो वो अपन को सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन होता है इनका। जैसे यहाँ देखिए आप, जिंक, आयरन, सीसा, इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब इसके बाद सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं, यानी जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो स्वतंत्र रूप में, ये भाई साहब मिल जाती हैं, स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ ए यू। चलिए अब आगे देखते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक करें। चलिए अब देखते हैं गैंग। गैंग किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। यानी जब हम पृथ्वी से खुदाई के दौरान कोई भी धातु या धातु निकालते हैं, पदार्थ निकालते हैं, अयस्क निकालते हैं, तो उसमें जो रेत होती है और मिट्टी होती है और उस जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, उन्हें गैंग कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं वर्जन। जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी कि जब हमें सल्फाइड अयस्क को हम वायु, यानी ये अपनी हवा है, इसकी उपस्थिति में बहुत ज़्यादा हीट, गर्मी दे के गर्म किया जाता है, तो यह अपने आप गर्म होके ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इस ये जो प्रक्रिया है कि पहले हमने सल्फाइड का अयस्क लिया, उसके बाद उसको वायु की उपस्थिति में बहुत ज़्यादा हीट, गर्मी पर उसको गर्म किया, तो वह अपने आप ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इसी में जो प्रक्रिया होती है उसी को भर्जन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निष्पादन। जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। यानी जो अपना कार्बोनेट अयस्क है, उसको सीमित वायु में, यानी ना वायु बहुत ज़्यादा हो ना वायु बहुत कम हो, यानी सीमित वायु में अधिक बहुत ज़्यादा गर्मी में गर्म किया जाता है, तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है। और इसमें जो प्रक्रिया होती है इसको निष्पादन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपचयन। जब धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके धातु प्राप्त की जाती है, तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। यानी जो अपनी धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक, यानी धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके, यानी धातु अलग मतलब प्राप्त की जाती है, तो इसमें जो प्रक्रिया होती है इसको अपचयन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं धातुओं का संक्षारण। इसको आप अच्छी तरह समझना, क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। चलिए देखते हैं। जब धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती हैं, तो इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं।
यानी कि जो अपनी धातुएँ हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप लोहा ले लीजिए। अगर इसको हम कहीं आर्द्र यानी कहीं पानी हो, कहीं पानी भरा रहता हो और वहाँ पर हम लोहे को डाल दें, तो वह उस आर्द्रता की वजह से उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। और जब जंग लगना स्टार्ट होती है तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जंग लगने से वह पूरा लोहा सबसे पहले उसकी चमक खराब होती है, उस पे लाल-लाल रेड रेड सी परत जमने लगती है और धीरे-धीरे वो लोहा पूरा खराब हो जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है, इसी को संक्षारण कहते हैं। यहाँ आप उदाहरण भी देख सकते हैं, लोहे में जंग लगना, तांबे का हरा पड़ना। अब देखते हैं जो अपनी धातुएँ हैं, इनका संक्षारण आखिर रोकने के उपाय। जो जैसे ये लोहा है, अगर हम ऐसा उपाय कर दें उसको कि उस पर कुछ ऐसे उपाय कर दें, फिर वह वे आर्द्रता में डला रहे, कहीं भी डला रहे, फिर उसका संक्षारण नहीं होगा, उस पर जंग नहीं लगेगी। चलिए देखते हैं। ये देख लिया जैसे लोहे में जंग लगना, तांबे का हरा पड़ना। अब धातुओं का संक्षारण रोकने को उपाय। अब देखते हैं, अगर लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है या तेल, ग्रीस आदि का लेप किया जाता है, तब उसका संक्षारण नहीं होगा। यानी अगर लोहे पर जंग लग रही है, तो उससे पहले ऐसा नहीं कि जंग लग गई है, तो फिर हमने उस पे पेंट किया या ग्रीस लगाया, तेल लगाया। फिर इतना होगा कि जितनी जंग लगी है, वो तो उसको खराब कर चुकी है और नहीं लगेगी। लेकिन हमें यह पेंट, तेल या ग्रीस जंग लगने से पहले करना है, तभी वह संक्षारित होने से बचेगा। तो हमें अगर लोहे को संक्षारित होने से बचाना है तो उस पर या तो हम रेगमाल मार के पेंट कर देंगे, तो उसमें जंग नहीं लगेगी, ना वो संक्षारित होगा। या जो अपना जैसे कि मान के चलिए आपकी जो बाइक है, उसकी जो आप लोग उसका ऑयल चेंज होता है, अगर वो ब्लैक ऑयल मिलता है, अगर उसको भी हम लोहे पर लगा दें तब भी जंग नहीं लगेगी। ये ग्रीस आता है, अगर इसका लेप कर दें तो भी जंग नहीं लगेगी। इस प्रकार हम अनेक प्रकार से लोहे को संक्षारण होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अपने स्वयं द्वारा तैयार नोट्स से आपको मैं पूरा विज्ञान का पूरी किताब को मैं पढ़ाऊँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।